हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइज। थोड़ा सा मेरी तबीयत का इशू हो गया है, थोड़ी ख़राब हो गई है तबीयत, तो हम लेक्चर को इस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य के बारे में, और मुगल साम्राज्य में हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे गाइज। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुमायूं से जुड़े हुए शेष रह गए थे, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लेक्चर को रिविजन भी करेंगे ताकि चीज़ें कंटिन्यू होकर अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हुमायूं के सामान्य परिचय पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पूरा नाम। तो पूरा नाम है हुमायूं का नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म इनका 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर था, माता का नाम माहम बेगम था। शासनकाल इनका 2 भागों में विभक्त करके पढ़ा जाता है। फर्स्ट है इनका 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी, लगभग एक दशक का 10 वर्षों का शासन रहता है। उसके बाद में मुगल सत्ता दिल्ली सल्तनत पर से हट जाती है और शेर शाह सूरी का शासन आ जाता है। इसीलिए फिर इनका दूसरा शासनकाल 1555 ईस्वी से चालू होता है। क्यों? क्योंकि इस 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसीलिए 2 भागों में विभक्त करके इनके शासनकाल को पढ़ा जाता है। 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक द्वितीय शासनकाल चलता है। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे इनका शासन समाप्त हो जाता है और जो उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए थे अकबर, वे मुगल साम्राज्य के अगले शासक बनते हैं। तो उत्तराधिकारी कौन थे? अकबर थे, जो कि हुमायूं के पुत्र थे। भाई बहनों की यदि बात की जाए तो हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और बहन थी गुलबदन बेगम। कामरान, अस्करी, हिंदाल हुमायूं के सौतेले भाई थे। कामरान और अस्करी जो थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, इनके जो पिता थे वे तो बाबर ही थे, लेकिन माताएं अलग अलग थी। जैसे हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था, उसी तरह कामरान और अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम, और हिंदाल जो थे, इनकी माता का नाम दिलदार बेगम था। गुलबदन बेगम जो इनकी बहन थी, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने भाई हुमायूं के जीवन पर आधारित एक जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इस पर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सारे ही फैक्टर वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हुमायूं नामा ये क्वेश्चन बहुत पहले से पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? एक कृति किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये हुमायूं की बहन थी। और हुमायूं नामा किसके जीवन पर आधारित है? तो हुमायूं के जीवन पर लिखा गया है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है? हुमायूं के जीवन के आधार पर लिखी गई जीवनी का नाम क्या है? तो हुमायूं नामा है। मृत्यु की यदि बात की जाए तो हुमायूं की मृत्यु 12 जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीन पनाह भवन में हो गई थी। आगे डिस्कस करेंगे इसे जरूर। डेट की यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट की चर्चा कर लेते हैं। कई बुक्स में आपको यहाँ पे 1 जनवरी देखने को मिलेगा, कहीं पे 12 जनवरी जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कहीं पे 27 जनवरी भी पढ़ने को मिलेगा। तो आप डेट पे इतना ध्यान नहीं देंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स मिलती हैं इनकी, लेकिन जनवरी 1556 ईस्वी ये समय निश्चित है। प्रारंभिक चुनौतियाँ यहाँ मैंने लिखी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इन्हें डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन जो मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी होंगे, जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट पूछा जाता है प्रारंभिक चुनौतियों का, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे असंगठित प्रारंभिक चुनौतियाँ, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट लिखे गए हैं कि जब हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी, तो जब वे शासक बनते हैं तो उन्हें किन किन चुनौतियों का, किन किन चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। तो उन्हें जैसे ही वो शासक बनते हैं, उन्हें एक असंगठित साम्राज्य मिलता है। असंगठित साम्राज्य मतलब बाबर दिल्ली, एक तो नए आए थे भारतीय भूभाग पर और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब जब शुरू शुरू में आए थे तो ये साम्राज्य को सही तरीके से संभाल भी नहीं पाए थे और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 4 वर्षों का शासन संभालते हैं बाबर और इनकी मृत्यु हो जाती है। सारा समय इनका युद्ध में ही व्यतीत हो जाता है। तो जो साम्राज्य था वो असंगठित रूप से हुमायूं को मिलता है। रिक्त कोष मतलब आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। वैसे तो बाबर को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ था दिल्ली में, जब उन्होंने शासन स्थापित किया था, मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था, तो लोधी वंश से इनको काफ़ी खजाना मिलता है शासन से। लेकिन फिर भी वो सारा खजाना युद्ध में तथा दान करके पूरा खत्म कर देते हैं खजाना। तो रिक्त कोष प्राप्त होता है, हुमायूं के पास कुछ भी नहीं बचता है। प्रोफेसर रूसब्रुक विलियम ने इसके बारे में कहा भी है। ये एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा है हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक अवस्था का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि आर्थिक रूप से वो थोड़ा निर्धन हो गया था, है ना। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़े पैमाने पर सब लोगों को हायर कर सके और एक अच्छी शासन व्यवस्था चला सके, है ना। युद्ध वगैरह
के लिए आर्थिक धन की कमी पड़ती थी, साथ ही साथ प्रजा को सुव्यवस्थित करने के लिए या फिर एक संगठित साम्राज्य की स्थापना करने के लिए भी उसके पास धन नहीं था, रिक्त कोष हो चुका था। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी, आर्थिक रूप से काफ़ी आर्थिक अवस्था काफ़ी खराब हो चुकी थी। हुमायूं के जो भाई थे उनमें उन्होंने साम्राज्य का बंटवारा तो कर दिया था, और इतिहासकार लिखते हैं इस बारे में कि ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी साम्राज्य का बंटवारा करना। क्यों गाइस? क्योंकि जब एकता होती है ना, जब एक होते हैं सब चीज़ें, एक ही शासक होता है तो कहीं ना कहीं संगठित होता है राज्य और मजबूत होता है ना। पावर केवल एक के पास होती है, लेकिन जब आप साम्राज्य को विभक्त कर देते हो तो पावर सभी के पास चली जाती है और इससे कहीं ना कहीं दुर्बलता आती है शासन में। ठीक है, तो यहाँ पे भाइयों के मध्य बंटवारा करने के बावजूद भी भाई जो थे वे हुमायूं के साथ नहीं थे, उनके मध्य द्वंद्वता आ गई थी। ठीक है, दुश्मन बन गए थे हुमायूं के जो भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदा। पढ़ने को मिलेगा आगे। अफगानों से निपटना ये सबसे बड़ी इनकी चुनौती थी, है ना। जो लास्ट युद्ध होता है बाबर का घाघरा का युद्ध होता है, जो अफगानी सेना के साथ हुआ था, बाबर का युद्ध। अब ये अफगानी सेना हाथ धोकर बैठ जाती है, किसके पीछे पड़ जाती है? मुगल साम्राज्य के पीछे पड़ जाती है कि भाई कैसे भी करके दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य को हटाना है ना। बाबर की तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में कौन शासक होते हैं? हुमायूं। तो हुमायूं के पीछे सीधे सीधे अफगानी सेना पड़ जाती है। तो अफगानों से निपटना बहुत बड़ी चुनौती थी हुमायूं के लिए। प्रशासनिक ढांचे का निर्माण भी करना था, क्योंकि किसी भी तरीके से साम्राज्य का विकास नहीं हुआ था, केवल मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो गई थी स्थायी रूप से दिल्ली में। तो प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना भी हुमायूं के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई थी। आगे चलते सैन्य अभियानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से सैन्य अभियान हुए थे? कालिंजर पर आक्रमण करवाया गया था, है ना, हुमायूं के समय में। दोहरिया का युद्ध या दोरा का युद्ध, या इसी युद्ध को देवरा का युद्ध कहते हैं, ये युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। और 1532 ईस्वी में ही चुनार का प्रथम घेरा भी करवाया गया था। सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बहादुर शाह से संघर्ष हुआ था इनके समय में, चुनार का दूसरा घेरा करवाया गया था। चौसा का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और चौसा बिलग्राम के युद्ध के बाद में इनका शासनकाल, जो फर्स्ट वाला शासनकाल का समय है ना, ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद में द्वितीय शासनकाल का समय चालू होता है। तो वो द्वितीय शासनकाल के समय में मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध था, और इन युद्धों को जीत कर ही हुमायूं दिल्ली सल्तनत पर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो कालिंजर पर आक्रमण किया था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कालिंजर पर 1531 ईस्वी में आक्रमण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? तो हुमायूं के द्वारा करवाया जाता है। कालिंजर का शासक उस समय प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव की सहानुभूति अफगानों के प्रति थी। ठीक है, किसके हितैषी थे प्रताप रुद्रदेव? अफगानों के हितैषी थे, चूंकि अफगानी जो थे वे मुगल साम्राज्य के क्या थे? दुश्मन थे। अतः दुश्मनों का मित्र भी दुश्मन ही होता है। ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था वहाँ लेक्चर में। अफगान मुगलों के प्रमुख शत्रु हुआ करते थे, अतः कालिंजर पर हुमायूं ने आक्रमण किया ताकि उनकी शक्ति ना बढ़े, है ना। प्रताप रुद्रदेव निरंतर रूप से अफगानी जो सेना थी, अफगानी शासक जो थे, उनका साथ देते जा रहे थे, मतलब उनकी पावर बढ़ाते जा रहे थे। तो अफगानी सेना की पावर को ख़त्म करने के लिए ही हुमायूं ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? प्रताप रुद्रदेव पर। अतः कालिंजर पर हुमायूं ने आक्रमण किया, किंतु कालिंजर के राजा से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर उनसे संधि कर ली। हुमायूं ने क्या कर लिया? यहाँ पे संधि कर ली। कालिंजर के किले को नहीं जीता। यदि ये कालिंजर के किले को जीत जाते तो इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती हुमायूं की, लेकिन यहाँ पे हुमायूं गलती कर बैठते हैं और यहाँ पे संधि करके ही ये लौट जाते हैं। उसके बाद में आता है दोहरिया का युद्ध, या फिर इसे देवरा का युद्ध भी कहा जाता है। 1532 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध हुमायूं एवं अफगानों के बीच में हुआ था। दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे दोहरिया का युद्ध कहा जाता है। इसमें अफगानों की पराजय हो गई थी, बहुत बुरी तरीके से परास्त होते हैं यहाँ पे अफगानी। इस युद्ध में अफगानी सेना का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? महमूद लोदी कर रहे थे। तो यहाँ पे अफगानों की हार हो जाती है दोहरिया के युद्ध में। चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में ही हुआ था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा किया था। यह किला अफगान नेता शेर खां के अधीन था। ठीक है, शेर खां काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आगे चलकर दिल्ली पर राज भी करेगा शेर खां, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर खां के बारे में अच्छे से सुनेंगे। यह किला अफगान नेता शेर खां के अधीन था। शेर खां ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब शेर खां ने क्या किया? हुमायूं ने जैसे ही चुनार के किले को घेर लिया था, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है चुनारगढ़ का किला,
तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो इस किले को घेर लिया था। तो शेर खां ने क्या किया, शेर खां ने माफ़ी मांगी हुमायूं से और कहा कि भाई हम तो मुगल आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, और अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेवा में भेज दिया था। विरोध नहीं किया था यहाँ पे शेर खां ने, ठीक है। और विश्वास दिलवाया था हुमायूं को कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके वेल विशर हैं, और हम आपके पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं जिससे आपको हानि हो। तो आप लोग हमारे किले का घेराव क्यों कर रहे हैं जब हम आपके हितैषी हैं? तो हुमायूं को विश्वास हो जाता है इस बात का, और साथ ही साथ शेर खां अपने पुत्र को भी मुगल सेवा में भेज देते हैं, कुतुब खां को। तो हुमायूं का जो ट्रस्ट है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने पुत्र को भी हमारी सेवा में भेज रहे हैं, तो ये हमारे हितैषी ही होंगे। तो यहाँ से घेराव ख़त्म कर देते हैं। लेकिन गाइस होता ये है कि शेर खां यहाँ पे धोखा दे रहे होते हैं हुमायूं को। वे लग जाते हैं अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है। तो 1534 ईस्वी में ये बंगाल चले जाते हैं, वहाँ जाके अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, और इस चीज़ को हुमायूं भाप नहीं पाते हैं। ये भी इनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है कि वे ये व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बहादुर शाह से संघर्ष। तो बहादुर शाह गुजरात के शासक रहते हैं और उस समय पे काफ़ी तबाही मचाए हुए रहते हैं। तबाही से कहने का अर्थ ये है मेरा कि बहुत सारे शासकों को हराया हुआ रहता है बहादुर शाह के द्वारा, और उनके भूभाग पर कब्जा किया हुआ रहता है। तो बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य संघर्ष होता है कुछ समय के लिए। स्टोरी हमने और भी डिस्कस की है। वैसे मैं यहाँ पे भी बता दूं कि बहादुर शाह क्या होते हैं कि मालवा का क्षेत्र जीत लेते हैं, और इसी क्रम में आगे वे मेवाड़ का क्षेत्र जीतने के लिए बढ़ते हैं। तो मेवाड़ की रानी उस समय रानी कर्मवती होती है, चित्तौड़ की रानी। तो चित्तौड़ की रानी एक पत्र, और पत्र में राखी डालकर भेजती है किसके पास, हुमायूं के पास, मदद के लिए कि आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है। राखी यहाँ पे सिंबल है कि वो हुमायूं को भाई बनाती है और स्वयं को बहन के रूप में प्रस्तुत करती है उनके सामने, और कहती है आप मेरे भाई की तरह हो और आप मेरी रक्षा कीजिए। हुमायूं भी बहादुर शाह से परिचित था। वो जानता था कि बहादुर शाह काफ़ी उद्यम मचाए हुए हैं और शासकों से भूभाग छीन रहा है और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं रोकना तो जरूरी है, नहीं तो कभी न कभी ये दिल्ली पर भी आक्रमण करेगा। तो हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य संघर्ष होता है, और कुछ समय के लिए हुमायूं का शासन गुजरात और मालवा पर हो जाता है, वहाँ का भूभाग जीत जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए, है ना। पुनः मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है क्षेत्र। इस युद्ध में क्या होता है गाइस कि बहादुर शाह गोवा भागकर चला जाता है, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में, और वहाँ पर पुर्तगाली स्थित है। पुर्तगाली तब तक आ चुके थे भारत में, आपको पता है 1498 ईस्वी में ही वास्को ड गामा भारत आ गए थे, जो कि एक पुर्तगाली नागरिक थे। उसके बाद में अल्बुकर्क वगैरह सब कुछ ये चीज़ें हो चुकी थी, है ना। पुर्तगाली भारत आ चुके थे भारतीय भूभाग पर। तो उनकी पुर्तगालियों की मदद लेकर ही बहादुर शाह वापस आता है इस क्षेत्र में, और पुनः गुजरात और मालवा के क्षेत्र को स्वतंत्र करवा लेता है। आगे चलते हैं चुनार का द्वितीय घेरा। तो गाइज अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हुमायूं के पास न्यूज़ आती है कि भाई आपको शेर खां धोखा दे रहे हैं, वे सच में आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये चीज़ें हुमायूं को पता चलती, तो हुमायूं पुनः चुनार के किले का द्वितीय घेरा करता है। कब करता है, 1537 ईस्वी में, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया। 1532 ईस्वी में प्रथम घेरा किया, उसके बाद में द्वितीय घेरा 1537 ईस्वी में किया। इसके मध्य शेर खां अपनी ताकत को बढ़ाने में जुड़ा हुआ था। देखिए 1534 ईस्वी में शेर शाह यहाँ पे शेर खां है ये, ठीक है। शेर शाह इसकी उपाधि है, लेकिन बाद में मिलेगी, हम देखेंगे कि कैसे शेर शाह बने, ठीक है। तो यहाँ पे शेर खां आप पढ़ेंगे इसे। तो 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। इस द्वितीय घेरे के दौरान शेर खां के पुत्र कुतुब ने हुमायूं को लंबे समय तक यहीं रोके रखा, ठीक है। हुमायूं को ये लगता है कि शेर खां जो है वो यहीं किले में स्थित होकर यहाँ का शासन संभालता है। तो लेकिन शेर खां कहाँ था, बंगाल में था, और यहाँ पे कुतुब खां हुमायूं को काफ़ी दिनों तक रोक के रखते हैं, उन्हें कब्जा नहीं करने देते हैं किले पे। अब हुमायूं को पता चलता है कि भाई यहाँ पे शेर खां नहीं है, शेर खां तो बंगाल में है। तो हुमायूं क्या करते हैं, बंगाल के लिए प्रस्थान करते हैं। बंगाल जब वे पहुँचते हैं तो शेर खां वहाँ से भागकर बिहार चले जाते हैं। हुमायूं ने बंगाल में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे शेर खां ने काफ़ी विचलित करने वाली स्थिति कर रखी है, लोगों पे दबाव बनाया हुआ है। यहाँ पे वो स्वयं की स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था, शासन सत्ता अपनी जमा रहा था यहाँ पे। तो हुमायूं क्या करते हैं, बंगाल के क्षेत्र में जाते हैं तो शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें शेर खां तो मिलते नहीं है। तो वो बंगाल की स्थिति को ठीक करते हैं, शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं, और बंगाल में स्थित गोड़ नामक भूभाग जो है उसका नाम बदलकर जन्नताबाद रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जन्नताबाद वाला, एग्जाम में पूछा जाता है कि गोड़ क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो जन्नताबाद रखा गया था। किसने रखा था ये नाम भी पूछा जाता है, तो हुमायूं के द्वारा रखा गया था।
इसी अभियान के समय हुमायूं के भाई जो होते हैं हिंदाल, वे स्वयं को आगरा का शासक घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ आती है हुमायूं के पास में, तो हुमायूं फिर इस स्थिति को संभालने के लिए क्या करते हैं, दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। और दिल्ली के लिए प्रस्थान करते समय हुमायूं बंगाल में अपने सहायक कुली बेग को केवल 5000 सैनिकों के साथ छोड़कर मार्च 1539 में गोड़ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। कि भाई वहाँ पे क्या कर दिया, भाई भी खिलाफ थे हुमायूं के, तो भाई ने अच्छा मौका देखा कि भाई यहाँ पे है नहीं हुमायूं, तो क्यों ना यहाँ का क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली जाए। तो वह स्वयं को शासक बना देते हैं आगरा का। तो इस स्थिति को संभालने के लिए हुमायूं दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं बंगाल का क्षेत्र छोड़ के। अब गाइस यहाँ तक हमने उस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आगे अब हम पढ़ने वाले ये वाला जो फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट भी ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और कई बुक्स में तो इतने सारे जो मिलिट्री कैंपेन हुए थे इनके बारे में बताया भी नहीं जाता, डायरेक्ट चौसा के युद्ध से बताया जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसीलिए डिस्कस किया ताकि अब एग्जाम में यदि डिप क्वेश्चन भी पूछे जाए तो आप लोगों को पता हो ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ यदि आप मुख्य परीक्षा दे रहे हो तो आंसर को अच्छे से लिख पाए, क्योंकि 2015 में MPPSC की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि हुमायूं की असफलता के कारण बताइए, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ हुमायूं। तो अगर आपको कॉजेज बताना है उनके फेलियर के, तो आप लोगों को विस्तृत जानकारी होना जरूरी है, और खासकर मिलिट्री कैंपेन जो हुए थे हुमायूं के समय पे उनके बारे में जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी में होता है। बंगाल से वापस लौटते समय, जब बंगाल से दिल्ली जा रहे थे हुमायूं, ठीक है, ये वाली चीज़ कर रहे थे, ये गोड़ से दिल्ली की ओर जाते हैं, प्रस्थान करते, तो उसी समय लौटते समय हुमायूं व शेर खां, यहाँ पे भी शेर खां लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी शेर खां पढ़ेंगे, शेर शाह ने शेर खां के बीच में चौसा नामक स्थान पर युद्ध होता है। शेर खां यहाँ पर वेट कर रहा होता है, किसका, हुमायूं का। तो बिहार के भूभाग में पड़ता है चौसा का मैदान, तो वहाँ पर चौसा नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसमें हुमायूं की बहुत बुरी पराजय होती है। अब यहाँ पे इतने युद्ध हुमायूं ने जीते, लेकिन ये युद्ध नहीं जीत पाता और यहाँ पे पराजय हो जाती है हुमायूं की। यह युद्ध कर्मनाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, और कहा जाता है गाइस कि हुमायूं इस युद्ध में इतने हालत गंभीर हो गई थी, मरने जैसी हालत हो गई थी इस युद्ध में हुमायूं की, और उनकी जान बचाते हैं निज़ाम नामक एक व्यक्ति, निज़ाम नामक एक भिस्ती था, वे इस युद्ध में हुमायूं की जान बचाते हैं, जिसके बदले में हुमायूं उन्हें एक दिन के लिए बादशाह बनाते हैं। और इन्हीं के यही जो निज़ाम थे यही चमड़े के सिक्के चलवाते हैं फिर जब ये एक दिन के शासक बनते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निज़ाम नामक भिस्ती ने इसी युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी, और जिसके बदले में हुमायूं ने इसे उसे एक दिन का बादशाह भी नियुक्त किया था। इन्होंने निज़ाम के द्वारा चमड़े के सिक्के भी जारी करवाए गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चौसा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे, किनके मध्य हुआ था, क्या हुआ था, परिणाम ये भी याद रखेंगे। इसमें हुमायूं की पराजय हो जाती है और मरने जैसी स्थिति हो जाती है। कर्मनाशा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था और इनकी जान बचाते हैं हुमायूं की निज़ाम नामक एक भिस्ती, इसीलिए उन्हें एक दिन का बादशाह बनाते हैं हुमायूं, और चमड़े के सिक्के ये जारी करवाते को निज़ाम। अब गाइस चौसा का युद्ध हुमायूं हार गए थे लेकिन, और शेर खां जीत गए थे, लेकिन शेर खां अब भी दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए थे इस युद्ध के बाद में भी। ठीक है, दिल्ली पे अभी भी मुगल साम्राज्य का परचम लहरा रहा था और हुमायूं का शासन चल रहा था। इसीलिए तो निज़ाम को एक दिन का बादशाह भी बनाते हैं, है ना। यदि वे हार जाते तो कौन सा बादशाह बनता फिर। तो यहाँ पे शेर खां का शासन नहीं हुआ था दिल्ली सल्तनत पे। एक और युद्ध होता है, अच्छा एक और फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट अब यहाँ देख लेते हैं। चौसा के युद्ध में विजयी होने पर ही शेर खां उस उपलक्ष्य में शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है, और स्वयं को सुल्तान घोषित करते हैं और शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे इनका नाम तो शेर शाह सूरी के नाम से ही इनका नाम हम पढ़ेंगे जब ये शासक बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे शेर शाह बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा था। तो शेर शाह की उपाधि ये चौसा के युद्ध में ही धारण करते हैं, कौन, शेर खां। तो शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं, उसके बाद में शेरशाह के नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं। शीघ्र ही बंगाल एवं कन्नौज पर भी अधिकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, शेरशाह। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध
17 मई 1540 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में हुमायूं शेरशाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित होता है। अब ये निर्णायक युद्ध है, यहाँ पे हुमायूं की यहाँ पे भी पराजय होती है, शेरशाह से युद्ध होता है इनका और पराजय होती है हुमायूं की और दिल्ली पर शेरशाह का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है क्योंकि यहीं से ये युद्ध जब हारते हैं हुमायूं तो दिल्ली सल्तनत पर शेरशाह का शासन स्थापित हो जाता है, दिल्ली पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है शेरशाह का। द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव यहाँ पे पड़ती, फिर से अफगान साम्राज्य की नींव पड़ती है दिल्ली पर। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल व कांधार पर अधिकार कर लिया था। फिर 1500, ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये क्योंकि कई बुक्स में ये चीज़ें बताई भी नहीं गई है तो इस फैक्ट पे इतना ध्यान नहीं देंगे। अब क्या होता है, अब मुगल साम्राज्य की सत्ता दिल्ली से समाप्त हो जाती है। अब 15 वर्ष का जो समय होता है 1540 से 1555 का, यहाँ पे घुमक्कड़ों की तरह हुमायूं घूमते हैं इधर उधर और प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह दिल्ली पर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करवाई जाए। और इसी मध्य में हुमायूं का विवाह भी होता है। किसके साथ होता है, तो हिंदाल जो थे, जो उनके भाई थे हुमायूं के, उन्हीं के एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी बेटी के साथ में, जिनका नाम था हमीदा बानो बेटी का, उनके साथ में हुमायूं का विवाह होता है 1541 ईस्वी में। और 1542 ईस्वी में उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वही आगे जाकर मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं जिनका नाम अकबर होता है। अकबर के नाम से वे पुत्र प्रसिद्ध होते हैं। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हो जाता है। ये चीज़ें होती है इन 15 सालों के मध्य में। फिर 15 मई 1555 ईस्वी में मुगलों तथा अफगानों के मध्य मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इसमें अफगान परास्त हो जाते हैं, जो ये अफगानी शासक होते हैं ये परास्त हो जाते हैं जिनका दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ करता था। और ये युद्ध किनके मध्य होता है, तो हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां और तातर खां के मध्य होता है। तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किनके मध्य हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध, तो हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां और तातर खां के मध्य होता है ये युद्ध। और इस युद्ध में अफगानों की हार हो जाती है, हुमायूं इस युद्ध को जीतते हैं। लेकिन अब भी दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती है। संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। ये चीज़ें होती है, इसमें फ़ायदा ये होता है, मच्छीवाड़ा का जो क्षेत्र है पंजाब वाले क्षेत्र में स्थित है, अतः संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। ये फ़ायदा होता है इस युद्ध का, मच्छीवाड़ा का युद्ध का। 1555 ईस्वी में होता है, 15 मई 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। मुगलों ने पुनः अफगानों को इस युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, जैसा हुमायूं के साथ में हुआ था ना, 2 युद्धों को जीता था शेरशाह ने, उसके बाद में उनकी सत्ता स्थापित होती है दिल्ली में। उसी तरीके से 2 युद्धों में विजय प्राप्त करते हैं हुमायूं और फिर दिल्ली सत्ता पर अपने मुगल साम्राज्य को स्थापित करते हैं। तो ये दूसरा युद्ध था 1555 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध। ये एक निर्णायक युद्ध था हुमायूं के लिए। इसमें ही अफगानों को परास्त करके दिल्ली सल्तनत पर मुगल स्थापना पुनः करवाई जाती है मुगल साम्राज्य की। तो मुगलों ने पुनः अफगानों को परास्त किया था। और ये युद्ध किनके मध्य होता था, हुमायूं और सुल्तान सिकंदर सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये शासक थे उस समय पर। चूँकि शेरशाह क्या होते हैं, शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में ही हो जाती है। तो शेरशाह यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में शासक बनते तो अन्य जो शासक होते हैं उनमें सुल्तान सिकंदर सूरी जो होते हैं, इनके साथ में हुमायूं का शासन युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। तो ये याद रख सकते हैं आप, सरहिंद का युद्ध किनके मध्य हुआ था, हुमायूं वर्सेस सुल्तान सिकंदर सूरी के मध्य ये युद्ध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर आपको, क्योंकि हमें क्या ध्यान रहेगा, हमें लगेगा कि भाई शेरशाह को ही हरा के हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हुमायूं ने सुल्तान सिकंदर सूरी को हराया था यहाँ पे ना। शेरशाह की तो 1545 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। अफगानों ने भारत की सत्ता सदा के लिए यहाँ पे खो दी थी। हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस विजय ने भारत के सिंहासन पर पुनः मुगलों को प्रदान करवा दिया। कौन सा युद्ध, सरहिंद का युद्ध, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट भी याद रखेंगे, 23 जुलाई 1555 में पुनः एक बार दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं बैठते हैं, किंतु वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं। दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय में सीढ़ियों से उतरते समय वह गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1556 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली। दीन पनाह भवन, इसका निर्माण या फिर दीन पनाह नगर भी आता है, इसका जो निर्माण था किसने किया था, ये हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 1533 ईस्वी में करवाया गया था।
याद रखेंगे गाइस, है ना। 1533 ईस्वी जो इनका प्रथम शासनकाल का समय चलता है ना, उस समय करवाया गया था दीनपनाह नगर का निर्माण। तो वहीं पे दीनपनाह भवन बनाया जाता है, वहाँ पे एक पुस्तकालय स्थित होता है। इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय ही हुमायूं का पैर फिसल जाता है और गिर जाते हैं और यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेनपुल एक इतिहासकार हुए, उन्होंने उनकी मृत्यु पे, हुमायूं की मृत्यु पे एक वाक्य कहा है। वो वाक्य सुनेंगे, क्या था, क्या टिप्पणी की थी उन्होंने। लेनपुल के द्वारा हुई थी ये टिप्पणी। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, क्या है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। लड़खड़ाने से ये तात्पर्य, जीवन भर क्यों लड़खड़ाता रहा, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो पहला रीज़न ये है कि उन्होंने इतने सारे युद्ध वगैरह लड़े, फिर भटकते रहे, बीच में मुग़ल सत्ता उनके हाथ से चली गई थी, मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो गया था दिल्ली पर, तो इधर उधर भटकते रहे, तो उससे भी हम मतलब निकाल सकते हैं लड़खड़ाने का। एक और मतलब हो सकता है यहाँ लड़खड़ाने का, हुमायूं जो थे दोस्तों, उन्हें व्यसन का काफ़ी शौक था, व्यसन करते थे ये, है ना, शराब वगैरह पीते थे, तो उस संदर्भ में भी इन्होंने लड़खड़ाना लिखा होगा, मे बी पॉसिबल। तो इसीलिए इन्होंने ये सेंटेंस दिया, लेनपुल के द्वारा ये सेंटेंस दिया गया है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। हुमायूं भारत में से अपने निर्वासन के समय हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह कर लिया। कालांतर में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हुमायूं के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा इन सारे नोट्स का, ताकि आप पढ़ सकें इन्हें अच्छे से। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक थी, इसीलिए मैंने लेक्चर इस तरीके से बनाया। आप लोगों को मेरी वॉइस से लग भी रहा होगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं सब्सक्राइब किया, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट कंप्लीट हो सके और हम लाइव सेशंस ले सकें, और लाइव सेशंस में हम बेहतर तरीके से एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकें। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया, अब इसके बाद में यदि हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है और लंबे समय तक याद भी रहती है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए एग्ज़ाम में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा ऐसे लोगों के मध्य जो कि लेक्चर्स देखते हैं, जिन्हें प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। अब गाइज़, यहाँ ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वंस अगेन बाय बाय गाइज़।